नमस्कार, द न्यूज बाज में आपका फिर स्वागत है। मैं प्रभात चुंगू और आज आपके लिए न्यूज बाजी के अलावा एक अलग शो लेकर आया हूं। यह शो साहित्य और सिनेमा पर फोकस करेगा। हमारा मकसद है आपको साहित्य और सिनेमा जगत की कुछ नामचीन हस्तियों से मिलवाना, उनके काम के जरिए उनका तारुफ आपसे करवाना। आज इसकी पहली कड़ी और इस कड़ी में आज पहला नाम मशहूर गीतकार और गायक कवि प्रदीप, जिनका आज जन्मदिन है। एक बात मैं यहां आपको बताता चलूं कि साहित्य और सिनेमा से जुड़े इस शो का संचालन मेरे युवा साथी और पूर्व सहयोगी संकल्प करेंगे। संकल्प खुद भी बड़ी उम्दा शायरी करते हैं और हमारे जो दोस्त यारों का जो सर्किट है उसमें वो एकमात्र युवा कवि है। फेसबुक पर आए दिन ये अपनी कविता, शेर और शायरी पोस्ट करते रहते हैं। तो पहले इनके बारे में ही जानते हैं और फिर इनके जरिए कवि प्रदीप को भी, जिनका आज जन्मदिन है, तो और आज के दिन हम कवि प्रदीप को श्रद्धांजलि देंगे। उनका जन्मदिन है। संकल्प, बहुत बहुत आपका स्वागत है द न्यूज बाज के शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल में पहली बार बताएं कि आपको ये जो न्यूज बाज यूट्यूब चैनल है, ये इसमें क्या चीज खास लग रही है? इसमें खास यही चीज लग रही है कि ये बहुत ही बैलेंस है। जो सबसे इसका टैगलाइन भी है निष्पक्ष बेबाक करके, तो निष्पक्षता जो है वो अब न्यूज में नहीं मिलती और ये बहुत अच्छी बात है कि अब ये न्यूज से हटकर दूसरे जॉनर में भी, और बेबाकी भी है। बिल्कुल बिल्कुल बेबाकी है और बिना डरे, बिना सहमे किसी से जी, और डंकी की चोट पर बात रखते हैं और बैलेंस रखते हैं। वो सबसे खूबसूरत चीज है। बहुत अच्छा लगा। तो हम चाहेंगे कि आप देखते रहिए उसको और फीडबैक भी देते रहें कि इसमें क्या खामी भी क्या है वो भी बताएं। और जैसे जैसे ये शो बढ़ता है तो आज हम इस शो के एक दूसरे पड़ाव पर हैं संकल्प। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को अभी बताया कि ये शो द न्यूज बाज जो यूट्यूब पे है शो, एक चैनल का रूप ले रहा है और इसको हम बाकायदा एक चैनल का रूप देना भी चाहते हैं। तो अभी तक मैं न्यूज बाजी तो कर ही रहा हूँ, वो रोज के हिसाब से चलेगी ही, लेकिन मैं एक आज नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, नया शो जो कि सिनेमा और साहित्य से जुड़ा होगा। और मैं सोच रहा था कि आप शायद इसके लिए बिल्कुल सही और फिट कैंडिडेट हैं जो इस शो का संचालन भी कर सकें। तो आज मैं आपका इंट्रोड्यूस भी करा रहा हूँ अपने दर्शकों से संकल्प का। तो संकल्प, जैसा कि मैंने बताया कि आपको भी शेर व शायरी का शौक है, कविता, और आपकी तो इतनी पढ़ते हैं हम फेसबुक के जरिए और व्हाट्सएप पर भी आप भेजते रहते हैं। और हम तो आपसे कहने वाले थे कि आपको एक किताब छपवानी चाहिए अपने जितने भी अभी तक शायरी। बिल्कुल। ये शौक कब से शुरू हुआ? ये शौक, देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं यकीनन बहुत ही ईमानदारी के साथ इस बात का जवाब दूंगा कि जब मैं मधुबनी का हूं मैं, और जब मैं गांव में था, मधुबनी बिहार से, तो फोन पे एक धुन सुनी थी, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। और वो धुन सुनी तो मुझे लगा ये क्या चीज है। उस वक्त मालूम नहीं था कि साहित्य क्या है, पोएट्री क्या है। हम लोग बहुत ही 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ते थे उस वक्त। तो वो सुना, उसके बाद धीरे धीरे जाना कि ये कविता भी एक चीज है। और सबसे अच्छी चीज लगी कि शायरी के जरिए लोगों के दिल में सीधा जगह बनाया जा सकता है। कुमार विश्वास की शायरी ने आपके अंदर कवि बाहर लाया, निश्चित तौर पे। और फिर मैंने और बिल्कुल, और मैंने उसके बाद और लोगों को पढ़ना शुरू किया, इंटरेस्ट आया, और फिर वो इंटरेस्ट ऐसा गया कि थोड़ी सी बगावत कर दी घर में और हिंदी साहित्य में ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद फिर लगातार उनको अभी तक पढ़ रहा हूँ और वही सुकून का एकमात्र जरिया भी वही है कि। तो अगर मैं पूछूं कि खैर कुमार विश्वास ने तो आपको इंस्पायर किया, लेकिन अब तो आप काफी, मैं देखता हूं कि आप कभी गालिब को, कभी मीर को, और उनकी शायरी आप डालते रहते हैं और उन पर कुछ ना कुछ लिखते भी रहते हैं जी। तो आप पढ़ते भी बहुत हैं उन सब के बारे में। तो अगर ये कहा जाए कि आपका सबसे पसंदीदा अभी तक जो बना है वो, उसके एक दो अगर नज्म या गजल सुनाएं उनकी और बताएं ऐसा क्यों है, क्या खास बात उनमें लगी आपके पसंदीदा शायर में या कवि में? मुझे देखिए सब पसंद है। मेरे ख्याल से हर शायर का अपनी एक जगह है। हम जब भी कंपेयर करते हैं, मैंने जब पढ़ा तो मैंने देखा गालिब और मीर को बहुत कंपेयर किया गया कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, 19-20 की बात। लेकिन दोनों की अपनी जगह थी। मीर ने अपनी बात कही, गालिब का अपना अंदाज था। मीर की बात जो है वो सीधे दिल के अंदर जाती है।
जैसे मीर के बहुत सारे शेर हैं। आप कंपैरिजन अगर आप देखें, मैं इसलिए कहता हूं कि दोनों के बीच कंपैरिजन, दोनों के बीच या किसी के बीच भी कंपैरिजन इसलिए नहीं करना चाहिए। मैंने शुरू में कहा कि मैंने कुमार विश्वास से शायरी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की और फिर मैं मीर और गालिब तक पहुंचा हूं। तो अब जैसे कई लोग कहते हैं कि जो मंच के शायर हैं और जो साहित्य के शायर, उनके बीच भी भेद पैदा करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि शायर शायर होता है। अब अगर मुनव्वर राना मंच के जरिए कहें कि न कमरा जान पाता है, न अंगनाई समझती है, जहां देवर का दिल अटका है भौजाई समझती है, इस तरह के शेर जब वो कहते हैं भाभी देवर के मजाकिया रिश्ते पर, तो वो मंच से कहें या वो हम किताबों में पढ़ें, वो शेर है, वो जिंदा जो दिल को छू जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब निदा फाजी कहते हैं कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या चीज है किताबों को हटाकर देखो। एक शायर जो खुद किताबों में खोया रहता है, लिखता रहता है, पढ़ता है, तो कह रहा है किताबों के बाहर की दुनिया को देखिए। तो ये चीजें सीखने को मिलती है हर शायर से। तो थोड़ा थोड़ा हर जगह से इकट्ठा करके एक तो हाँ, आपने एक अच्छी बात उठाई कि भाई शायरी तो शायरी होती है, दिल को छू जाए। एक पॉपुलर साहित्य भी होता है। निदा फाजली इधर के भी शायर हैं, गंभीर शायर भी हैं, और फिल्मों के लिए कितना उन्होंने लिखा और सुपरहिट गाने और नज़में दी। तो उसी तरह के आज हमने ये सोचा कि चूंकि आज कवि प्रदीप का जन्मदिन है, तो क्यों ना उनके बारे में बात की जाए, उनको श्रद्धांजलि दे ये शो द न्यूज़ बास। तो हमने कोशिश, एक आज हमारी कोशिश है जिसमें मैंने आपको शामिल कर रहा हूँ। तो कवि प्रदीप तो उनके तो इतने गाने हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि मतलब कि अगर रोंगटे खड़े कर देते हैं। और आज भी, और चाहे वो 1942-43 में फिल्म आई थी किस्मत, कि दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान, उस समय तो मेरे ख्याल से वो तब तो ब्रिटिश हुकूमत थी। बिल्कुल, देश आजाद भी नहीं होता। और सबसे खूबसूरत चीज यही रही कि प्रदीप पैदा हुए गुलाम हिंदुस्तान में, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ, जब वो देश को, दुनिया को छोड़ कर गए, तो उस वक्त हिंदुस्तान जो था उसके सर पे आजादी का ताज था। और तब तक एक ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश के वडनगर में पैदा हुआ एक ब्राह्मण परिवार का लड़का देश का राष्ट्र कवि बन गया था। तो ये जो पूरा जर्नी रहा प्रदीप का, ये बहुत अच्छा रहा। किस्मत फिल्म का आपने जिक्र किया, बहुत सुपरहिट फिल्म रही, बहुत दिनों तक चली, कलकत्ता में खासकर बहुत चली थी वो फिल्म उन दिनों। मैंने तो पढ़ा था कि एक कलकत्ता में या कहीं भी एक थिएटर में वो 3.5 साल चली। बिल्कुल कलकत्ता की ये बात है, और वो बहुत हिट हुई थी। और खासकर यही गीत, दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, मतलब ब्रिटिश हुकूमत को सीधा चुनौती दी थी, और सीधे तौर पे नहीं दी थी। ये एक चालाकी होती है, कोई भी बात जो सीधी कह दे तो फिर वो कवि नहीं है, वो बात आपको सांकेतिक भाषा में कहते हैं। मैं वो पढ़ देता हूँ वो कविता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हिमालय की चोटी ने फिर, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान तुम्हारा है, जहां हमारा है। हाँ, जहां हमारा ताजमहल है, कुतुब मीनार हमारा है, जहां हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, इस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, यहाँ ललकार रहे हैं। और जो मैंने कहा कि सीधे तौर पे बात नहीं कहते कभी, अगली पंक्तियों में कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम ना किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आप ब्रिटेन का कोई रोल ही नहीं बता रहे हो, ठीक है? वो इस तरीके से क्या बात। तो आज इशारों कितनी बड़ी बात कही। और आज के लिए ही हमारा ये कौमी नारा बना भी है, पूरे हिंदुस्तान ने इसको गाया, दूर हटो है दुनिया वालों। और उस वक्त बेसिकली अंग्रेजों कह रहे हैं कि जाओ, क्विट इंडिया का दौर था, गांधी जी ने नारा दिया था क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और कवि प्रदीप का ये गाना अमर हो गया। और हम लोग तो बचपन से सुनते आए, और भी कई गाने सुनते आए हैं। दे दी हमें आजादी बिना, दे दी हमें आजादी, तो मतलब महात्मा गांधी पर मेरे ख्याल से वो एक ऐसा गाना है कि आप जो है उस शख्सियत को भूल सकते हैं, लेकिन ये बोल है ये शायद नहीं भूल सकते। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूंगा, आपने कहा कि कौमी नारा दिया उन्होंने, मंदिर मस्जिद की बात कही, ताजमहल की बात कही। आजकल तो ताजमहल को भी लोग, कुछ ऐसी ताकतें हैं, हिंदुत्व ताकतें, जो कह रही ताजमहल भी जो है कभी मंदिर था और कभी हिंदुओं ने बनवाया। और ये देखिए यहाँ ये तो बड़ा कुछ अजीब सा नहीं लगता? अजीब सा है, लेकिन इसी अजीब दौर से अलग होता है शायर। एक शायर कहते हैं कि मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, उनकी बहुत खूबसूरती, यही खूबसूरती भी होती है कि नाम बेशक भूल जाए, उनकी पंक्तियां नहीं भूलते आप। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म की पुस्तक में ये कलाम नहीं कि राम फकत हिंदुओं के राम नहीं, यानी राम पे भी सबका अधिकार है। वहीं दूसरे एक शायर हैं जो कहते हैं कि हम किसी दीन से हो, नज़्म होंगी, हम किसी दीन से हो कायल किरदार तो हैं, हम सनाखाना शाह हैदर करार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पाए अहमद मुख्तार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। यानी मोहम्मद साहब हो या राम हो, सबके हैं,
अगर आप उनमें विश्वास रखते हैं तो सब में है और हर जगह मौजूद है। तो ये तो सियासी चीजें हैं जो बांटने का काम करती है, शायद एकता का पैगाम देता है, शायद एकता का पैगाम देता है। और क्या एकता का बखूबी पैगाम दिया उन्होंने, और इशारों में अंग्रेजी हुकूमत की भी नींव खिला दी। मतलब एक नारा था जो कि कई सालों से और आज भी जो है लोग उनको उस पंक्तियों को तो कतई नहीं भूल पाते। फिर जैसे कि वो जब इंडो चाइना वॉर हुआ उसके बाद जो उन्होंने मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, मेरे ख्याल से देशभक्ति और शहादत को प्रणाम करते हुए उससे बेहतर गाना आज तक किसी ने लिखा नहीं है। और यही अच्छी चीज भी रही कि जो आजादी से पहले ब्रिटानिया हुकूमत को ललकारते हुए उन्होंने गीत लिखा था, वही प्रदीप जब आजादी मिली तो उनको मालूम था कि ये देश कैसे आजाद हुआ, कितने संघर्षों के बाद, कितने बलिदानों के बाद आज हमारा मुल्क आजाद हुआ है। और वो कहते हैं अपने गीतों में कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। तो ये एक विरासत थी, आजादी जो है विरासत में मिली है, इसे संभालना हमारा। ये गाना जब लता मंगेशकर ने खैर तो गाया ही था, और जब एक किसी फंक्शन में गा रहे थे और वहां पे जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आजकल तो नेहरू का नाम लेना भी हमको तो बड़ा डर लगता है कि नेहरू का नाम लेना ठीक है कि नहीं है। फिर वो उन्हीं ताकतों की बात करना, बिल्कुल वो तो कुछ चिढ़े हुए, कुछ दिक्कत है उनको नेहरू के नाम से। लेकिन हम तो नेहरू का नाम इस शो पे इसलिए भी लेंगे क्योंकि नेहरू प्रधानमंत्री रहे हों, वो तो रहे थे, लेकिन वो हमारे इलाहाबादी भी थे। आज उसका नाम बदल दिया है, प्रयागराज हो गया, तो बहुत सारी चीजें बदल रही, देश बदल रहा है। बिल्कुल ये बदलाव ठीक है या मतलब क्या है? देखिए होते तो क्या बोलते, बदलाव तो देखिए ठीक है या नहीं है, बदलाव तो समय के साथ होते रहना चाहिए, लेकिन नाम बदल देने से हालात नहीं बदलते। अब ऐसी चीजें जब बात होती है तो हमेशा दुष्यंत की याद आ जाती है, दुष्यंत कुमार की, कि कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहा चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो आप रोटी का बुनियादी चीजें दीजिए लोगों को, नाम बदलना या तमाम चीजें जो भी हैं आप करिए, आप गवर्नमेंट में आपको पूरा अधिकार है, आप देश हित में तमाम चीजें कीजिए, लेकिन बुनियादी चीजें जो है वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी सरकार की। और वही एक कवि कहेगा, वही प्रदीप भी कहते आज होते, तो वही तमाम लोग आज जो हैं वो भी कहते हैं। लेकिन हमने ये तो बहुत हमने फिल्मों के जरिए जो उनको जाना पहचाना, लेकिन उसके अलग भी उनकी एक छवि थी, कवि के रूप में उनकी छवि थी, जो कि हमने ये देश में पॉपुलर साहित्य ये कह लें उसके जरिए जाना, लेकिन कवि प्रदीप की एक छवि फिल्मों से इतर भी थी। तो वो कौन सी कविताएं थी, अगर आपको कुछ याद हो या कुछ का जिक्र कर सकें? जब मैं कवि प्रदीप को पढ़ता हूं तो मुझे जो कहते हैं ना, कवि प्रासंगिक रहता है, उसकी उम्र उसी तरह हमेशा वो जीवित रहता है जो वो लिख देता है। निदा काजी साहब का एक शेर है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी है मगर फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। क्या बात। तो आज एक ऐसे दौर में जब हम नाम और शोहरत के पीछे भागने में इतने मशरूफ हैं कि दोस्त परिवार के लिए तो छोड़िए, खुद के लिए भी वक्त नहीं है हमारे पास। तो ऐसे में कवि प्रदीप की एक जो कविता की पंक्ति है वो याद आती है मुझे, मैं सुना देता हूँ कि कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बात करो, कभी खुद से बोलो, अपनी नजर में तुम क्या हो ये मन की तराजू पर तोलो, हरदम तुम बैठे ना रहो शोहरत की इमारत में। ये जो नाम, हरदम तुम बैठे ना रहो शोहरत की इमारत में, कभी कभी खुद को पेश करो आत्मा की अदालत में। क्या बात है, मतलब मैं हमेशा मत मैं आजकल मैं बहुत हो रहा है। कबीर कह गए कि मैं ढूंढन हरी ना मिला वाले जो है कि मैं जब तक मेरा अंदर मैं था, हरी को ढूंढन मैं चला, तो वो वाला देखो सबने कही है यही बात, उसी को अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि हरदम तुम बैठे ना रहो शोहरत की इमारत में, कभी खुद को पेश करो आत्मा की अदालत में, केवल अपनी कीर्ति ना देखो कमियों को भी टटोलो। क्या बात। कभी कभी खुद से बात करो, कभी कभी खुद से बोलो। तो ये कवि प्रदीप है, कवि प्रदीप है। बड़ा अजीब सी बात है, कभी कुछ कहता है, समाज कुछ कहता है, राजनीति कुछ कहती है और राजनीति ठीक उसका उलट कहती है। कवि कहता है कि अपने में खामियां जो है वो ढूंढो, है ना, जो फकीर है वो कहते हैं अपने में खामियां ढूंढो, लेकिन एक आदमी जो अपने आप को फकीर बोलता है वो दूसरों में ही खामियां ढूंढता रहता है। अब ये क्या है, ये राजनीति आदमी को क्या कर देती है? ये वही, अब अगर सियासत और कविता एक हो जाएगी, वो इंसिडेंट सबको मालूम है किस तरह हमारे रामधारी सिंह दिनकर और जवाहरलाल नेहरू के बीच संबंध थे, दिनकर हर बार उन पर व्यंग किया करते थे। तो देखिए साहित्य और राजनीति, तो दिनकर जब व्यंग करते थे नेहरू पे तो नेहरू उनको एंटी नेशनल बोलते थे? बिल्कुल नहीं बोलते थे, वो तो राष्ट्र कवि थे, बिल्कुल राष्ट्र कवि। नेहरू के जमाने में राष्ट्र कवि बना, और यही राष्ट्र कवि के साथ इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए कि वो जो भी कहे
आप जो प्रदीप है राष्ट्रकवि, बिल्कुल है जी, और उनको सुनना भी चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि एक कवि, एक जो लेखक है, जो कलमकार है, वो मार्ग आपको सही दिखाता है हमेशा। आप उसकी आलोचना कीजिए, उसके लेखन पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात को सुनना चाहिए। कम से कम मेरे ख्याल से हमारा हिंदुस्तान हमेशा से ऐसा रहा है। हिंदुस्तान ऐसा रहा, लेकिन बड़ी अभी तो नाव जो है बीच समुद्र में कहीं हिचकोले खाती हुई नख रही है। और कवि प्रदीप का मुझे वो गीत याद आ रहा है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ये हम तो भी अब उस स्टेज में आ गए जिसमें हम युवाओं को ये आह्वान कर सकते हैं कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस देश से भी तो बड़े चैलेंजेस हैं। बिल्कुल चैलेंजेस है, और बच्चों के हाथ में ही भविष्य, देश के भविष्य कहते हैं बच्चों को, तो निश्चित तौर पे बच्चों के हाथ में देश का भविष्य है। और फिर मुझे दुष्यंत की पंक्तियां याद आती है कि जब देश में आपातकाल लगाया गया था तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल है कि तुम्हें यकीन नहीं। तो जब जब इस तरह के शहंशाह पैदा हुए हैं जिन्हें ये भरम रहा है, इस तरह का वहम रहा, शहंशाह कोर्ट में है। अच्छा, मतलब लोकतंत्र में भी शहंशाह होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सियासी शहंशाह। और जब वो लौट के आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन अलग अलग पार्टियों के शहंशाह। और जब आएंगे तब तब एक दुष्यंत पैदा होगा, तब उनकी मुखालफत करने के लिए कोई ना कोई कवि पैदा होगा, एक कवि पैदा होगा। और क्योंकि जमीन और कवि जो बोलता है और राजनीति जो कहती है, बिल्कुल कहीं ना कहीं मेल तो नहीं खाते, लेकिन कहीं ना कहीं कवि ये बताता रहता है कि, और फकीर ये बताता रहता है कि ऐसे चलो तभी है सुकून मिलेगा, उसी में शांति है और जग की शांति। बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प, आपने इस शो का आगाज किया। साहित्य और सिनेमा के शो से जुड़े जो कुछ पहलू हैं उस पर आप मेरे ख्याल से आप बीच बीच में समय निकाल के आते रहेंगे। दुष्यंत का भी जब जन्मदिन होगा तब भी, और मीर का भी होगा तब भी, और गालिब का भी होगा तब भी, और दिनकर का भी होगा तब भी हम आपसे इसी तरह गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे और उनके बारे में और जानेंगे, और उनके जरिए और उनके काम के जरिए, उनकी महान जो उन्होंने काम कर गया उसके जरिए लोगों तक उनका संदेश भी पहुंचाएंगे। तो ये था आज का हमारा न्यूज़ बास से जुड़ा शो, साहित्य और सिनेमा से को फोकस में रखते हुए। तो न्यूज़ बास का ये शो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। और हम जो है बीच बीच में जैसा कि मैंने बताया कि गीतकार और लेखक और उनसे ऐतिहासिक जिन्होंने अपने काम किए हैं, यादगार काम किए हैं, उनसे आपका तारुफ कराते रहेंगे, उनसे आपको मिलवाते रहेंगे, और संकल्प हमारे साथ रहेंगे उस शो में। तब तक के लिए द न्यूज़ बास को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।